हेलो एवरीवन। आज 14 दिसंबर 2025 है, लेकिन कल हम करंट अफेयर डिस्कशन नहीं कर पाए थे, तो आज हम वो चीज करेंगे, उसको पूरा करेंगे करंट अफेयर डिस्कशन को। लेकिन अभी हुआ क्या कि मैंने पूरा करंट अफेयर रिकॉर्ड किया, बाद में देखा कि माइक ऑन करना रह गया। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो चीजें लिखी हुई हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप यहाँ पे समझते चलिएगा, जिससे कम टाइम में भी आपका हो जाएगा और मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बता पाऊंगा। तो पहली जो न्यूज यहाँ पे थी, किसके बारे में थी? सुजलाम भारत ऐप के बारे में थी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया, सुजलाम भारत ऐप को। उसका पर्पज ये था कि ग्रामीण स्तर पर जो जल की जो सप्लाई है या जल शक्ति का जो काम हो रहा है, या जल शक्ति मिशन जिसकी शुरुआत सरकार ने की थी, उसका जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाएगा सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट के थ्रू सारा इंफ्रा डेवलपमेंट क्या हो रहा है सब मॉनिटर किया जाएगा, और इसमें हेल्प करेगा बिसाग एन नामक संस्थान। भास्कराचार्य जो संस्थान है जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है और मेटी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, 2001 में बनाया गया था। ये सैटेलाइट से लेकर ज्योग्राफिकल जो डाटा है वो शेयर करती है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग को एनालिसिस किया जा सके। ये काम यहाँ पे अब किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। अब इसमें स्टेटमेंट बने कि ये ऐप डिजिटल इनिशिएटिव है जो स्ट्रेंथन करता है रूरल ड्रिंकिंग गवर्नेंस को जल शक्ति मिशन के अंतर्गत। यह बात एकदम करेक्ट है। जल शक्ति जो मिशन है, जल जीवन मिशन है, उसको ये स्ट्रेंथन करता है, जल की गुणवत्ता को मेजर करता है, तो बहुत सारा काम ये करता है। दूसरा, विशाग एन इसमें टेक्निकल असिस्टेंस देगा, ये भी बात एकदम करेक्ट है। तीसरा, इसको इंटीग्रेट किया गया है पीएम गति शक्ति मिशन से, तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पीएम गति शक्ति मिशन से इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है शहरी वाटर सप्लाई को मॉनिटर करेगी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब पीएम गति शक्ति मिशन क्या है? इसको 13 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया और कहा कि जो 16 मंत्रालय डिपार्टमेंट सब साथ मिलके आओ और ऐसा ऐसा सिस्टम बनाओ, रोड का इंफ्रा, पोर्ट का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, रेलवे का हो, कि एक बार में सारा काम होना चाहिए। इसलिए नहीं पहले रोड बना लो, फिर खुदाई करके उसमें तेल की पाइपलाइन डालो, मतलब सॉरी तेल कह रहा हूँ मैं, गैस पाइपलाइन कुछ भी डालो, तो सारा काम कोऑर्डिनेशन रखो। ऐसा ऐसा नहीं कि पूरे रास्ते में खुदाई होती रहे हमेशा। तो इससे क्या, सरकार का जो खर्चा ज्यादा हो रहा था उसको यहाँ पे कम किया जाएगा। इस गति शक्ति मिशन से चीजों को इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, अब ये सही आंसर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगला न्यूज यहाँ पे किसके बारे में था? मैक्सिको के लेके न्यूज में था। मैक्सिको ने 50% टैरिफ लगाए हैं एशियन कंट्रीज पर। तो मैक्सिको की जो लोकेशन वो इंपॉर्टेंट थी, तो ये लोकेशन आप यहाँ पे मैक्सिको देख लीजिए। यहाँ पे बेलीज और जो ग्वाटेमाला इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। नॉर्थ में यूएस इसको बॉर्डर शेयर करता है। ये गल्फ ऑफ ये मैक्सिको है, गल्फ ऑफ अमेरिका जो लिखा है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, अब ये जो खाड़ी है, ये मैप क्योंकि यूएस का है ना, तो वो अपने हिसाब से बता रहा है यहाँ पे। ये जो खाड़ी, इसका नाम आपको कमेंट करना है। स्टेटमेंट क्या बनेंगे इसमें कि मैक्सिको लाइज इंटायरली सर्कम ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो क्या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये रीजन आएगा, इसका वेस्ट रीजन, ईस्ट वाला रीजन नहीं आएगा पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इट बॉर्डर बाय द पैसिफिक ओशियन वेस्ट ऑफ द कैरेबियन सी इन द ईस्ट। पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरेबियन सागर, ये तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे है, मैंने आपको दिखाया, गल्फ ऑफ मैक्सिको पूर्व में है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तीसरा ऑप्शन है सियरा माद्रे माउंट रेंज पाई जाती है, जो मेजर फिजियोग्राफिक फीचर है मैक्सिको का। सियरा माद्रे माउंट रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी सियरा माद्रे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चौथा, रियो ग्रांडे रिवर फ्लो करती है मैक्सिको और कनाडा के बीच में। अब क्या मैक्सिको कनाडा के बीच में कोई बॉर्डर है? यहाँ पे नहीं। यूएस के मैक्सिको के साथ बॉर्डर है, यूएस की कनाडा के साथ बॉर्डर है, पर मैक्सिको के कनाडा के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिको की लोकेशन भाइयों अलग है। मैक्सिको की लोकेशन अलग है, डिफरेंट जगह पे मैक्सिको की लोकेशन। यहाँ पे अगर आप, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, ये मैक्सिको और सॉरी यूएस और कनाडा के बीच की बॉर्डर है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, 2 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में था? हार्ड स्टोन कोरल्स के बारे में था। कोरल के बारे में मैंने आपको कई बार चीजें जानकारी दी है। कोरल्स होते हैं, कोरल का कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे जैसे ओशन में पोल्यूशन और टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोरल छोड़ रही है अपना रंग, और कोरल जब छोड़ती है तो इसका मतलब कि जो ओशन उसमें पोल्यूशन की समस्या देखने को मिल रही है। हार्ड स्टोन कोरल्स के बारे में न्यूज में था कि जो जीसीएमआरएन संस्था है, ग्लोबल नेटवर्क ऑन कोरल है ना, उसने अभी रिपोर्ट दी कि ये समस्या देखने को मिल रही है। दे फॉर्म लाइमस्टोन फ्रेमवर्क ऑफ कोरल रीफ्स। ये प्रवाल भित्तियों को चूना पत्थर संरचना देते हैं कोरल से। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो प्रवाल कोरल जो होते हैं, प्रवाल भित्तियों को चूना पत्थर संरचना देते हैं। ठीक, दूसरा,
दे डिपेंड ऑन सिम्बायोटिक एल्गी कॉल्ड जुजेंथली। जुजेंथली से इसका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। मैंने एग्जांपल लिख दिया था, जब दो रूममेट्स आपस में एक दूसरे का सहयोग करके पढ़ाई करते हैं तो दोनों के सिलेक्शन चांस बढ़ जाते हैं, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। वहीं देख, पहले ए बी से जल रहा है, बी ए से जल रहा है, ना वो पढ़ रहा है ना वो उसको पढ़ने दे रहे, खाली डिस्टर्ब कर रहे हैं एक दूसरे को, वो निगेटिव कॉम्पिटेटिव के तरह का रिलेशन के बीच में है। तो हमेशा अपने बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन रखना, उसी तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं और दोनों ही वृद्धि करते हैं। एक दूसरे को ऑक्सीजन प्रदान करता है, दूसरे को जगह प्रदान करता है। ठीक। तीसरा मतलब कहने की एग्जांपल है ये, एक दूसरे को एक चीज प्रोवाइड करता है, दूसरा उसको दूसरी चीज प्रोवाइड करता है। हो सकता है आपका सीसेट अच्छा हो, आपके दोस्त का जीएस अच्छा हो, तो इससे एक दूसरे का जो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है। तीसरा, कोरल ब्लीचिंग ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। प्रवाल विरंजन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल नष्ट हो जाते हैं। तो कंकाल नष्ट नहीं होते, एक्चुअली उसकी जो ऊपर कोरल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। व्हाइट कलर का जो तो कोरल्स तो वो तो आपको दिखेगा ही है ना, ये जो उसका बेस है वो तो बना ही रहेगा कोरल विरंजन से। चौथा, स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिसीज एंड कॉज लार्जली स्केल कोरल मोरालिटी। स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिसीज बड़े पैमाने पर प्रवाल मृत्यु को जन्म दिया है। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? तीसरा आप एलिमिनेट करिए पहले तो, है ना, तीसरा एलिमिनेट कर दो, 1 to 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आगे आ रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको बताना है। एक मंदिर है जिस मंदिर को मैं आपको दिखाऊंगा, उची पिल्लियार टेम्पल। उची पिल्लियार टेम्पल को लेकर न्यूज यहाँ पे थी। वहां पे एक फेस्टिवल होता है जिसको अब 150 वर्ष होने वाले हैं, तो ये न्यूज में आ गया। इस टेम्पल को लोकेटेड है ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन 3.8 बिलियन ईयर, 3.8 बिलियन साल पहले ग्रेनाइट रॉक में इसको बनाया गया था। वहां पे ये लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड? तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक, देख लें रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये बात यहाँ पे एकदम यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, यहाँ पे इट वॉज इंटायरली बिल्ट बाय ड्यूरिंग पल्लव डायनेस्टी। क्या पल्लव डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था? देखते हैं। तीसरा, द टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा। चौथा, रॉक हिल प्रोवाइड व्यू और रिवर कावेरी कोलिदाम। तो कावेरी और कोलिदाम नदियां यहाँ से दिखाई देती हैं, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। और इसे ग्रेनाइट से बना, ये भी इनकरेक्ट है। लेकिन पूरी तरह से पल्लव नहीं बल्कि नायक वंश ने भी इसमें योगदान दिया है। पल्लव और नायक दो वंश यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पल्लव डायनेस्टी 6वीं से 9वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी तक इसने यहाँ पे शासन किया, जिसकी कैपिटल कांचीपुरम हुआ करती थी। और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर इस बात का एग्जाम्पल है। ठीक, और इसको स्टैब्लिश किया गया था सिंह विष्णु नामक शासक ने। उनके शासनकाल में बहुत सारे अच्छे अच्छे शासक हुए, जैसे महेंद्र वर्मन, जिन्हें मामल्य बोला जाता है, सॉरी महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन। ठीक, ये शासक हुए, इन्होंने मंदिर निर्माण बहुत बड़ा योगदान दिया। रॉक कट जो टेम्पल की शुरुआत महेंद्र वर्मन के टाइम पे हुई। फिर नरसिंह वर्मन मामल्य शैली के टेम्पल भी इन्होंने बनवाए। तो इनका मंदिर निर्माण बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। आप देखेंगे गुजरात साउथ इंडिया में तो आपको रॉक कट बड़े बड़े चट्टानों मंदिर बनेंगे, तो उसमें जो पल्लव डायनेस्टी उसका बड़ा बड़ा योगदान था। फिर नायक डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा। नायक डायनेस्टी को कंप्लीट करवाया था, आई थिंक 15वीं सेंचुरी के आसपास इनका यहाँ पे शासन था, है ना। तो इसमें से गलत आंसर कौन सा? गलत आंसर केवल दो है, केवल पल्लव नहीं बल्कि नायक का भी योगदान था। 1, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नायक डायनेस्टी उसकी स्थापना किसने की थी? विश्वनाथ ने की थी। ठीक है ना, विश्वनाथ ने नायक डायनेस्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सुपरनोवा हुआ है। तारा जब विस्फोट करता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। एग्जाम्पल है, तारा की एक लाइफ होती है, जन्म होता है, यौवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, विस्फोट करता है, सुपरनोवा बन जाता है। नहीं विस्फोट करता, ब्लैक ब्लैक होल बन जाता है। तो ये सिचुएशन होती है तारे की। अब तारे में क्या हुआ कि एक अभी JWST है, पहले फोटो देख लो आप सुपरनोवा की, सुंदर लगेगा आपको, ये है। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि JWST है, मतलब क्या, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसने एक फोटो आइडेंटिफाई की सुपरनोवा की। ठीक, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले हबल टेलीस्कोप हुआ करती थी, उसको हटा के जेम्स वेब टेलीस्कोप को लाया गया क्योंकि ये नई है और मॉडर्न है। अब ये क्या करती है कि जो भी आउटर स्पेस अगर हम बात करें या जो भी सोलर सिस्टम के बाहर एक्टिविटी होती है उसकी फोटो लेती है, फोटो खींच के यहाँ भेजती है। ये आपका एक तरह का आप मान के एजेंट है हमारा, जो बाहर लगा हुआ है, बाहर की फोटो खींचता है और हमें भेजता रहता है। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यहाँ पे ये चीज आइडेंटिफाई की। अब सुपरनोवा दो टाइप का होता है ना, टाइप 1 सुपरनोवा, टाइप 2 सुपरनोवा, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या होता है टाइप 1 सुपरनोवा में? क्या होता है कि वो आसपास के तारे को लेकर कोलैप्स करता है, कुछ ऐसे टाइप 1 सुपरनोवा होता है। लेकिन जो डेफिनेशन है ये दोनों, ये टाइप 2 सुपरनोवा की है। टाइप 1 सुपरनोवा भले लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टाइप 1 सुपरनोवा अकर्स ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार। मैसिव स्टार कोलैप्स करता है, टाइप 1 है, ऐसा नहीं है, टाइप 2 है ये। ठीक, अब टाइप 2 में सुपरनोवा में ईंधन खत्म हो जाती है, भी एकदम बात करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। और तीसरा चौथा भी करेक्ट है। सुपरनोवा मेजर सोर्स होते हैं हैवी एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में भारी तत्वों के बहुत बड़े सोर्स होते हैं सुपरनोवा, यह बात यहाँ पे करेक्ट है। और आकाश गंगा से पूरी तरह से चमक, अधिक इनकी चमक हो सकती है। तो 2, 3, 4 भी यहाँ पे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ 6 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए कैमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ तस्करी हो रही है। अब वाइल्ड लाइफ तस्करी को लेकर डब्ल्यूसीसी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो उसने वहां पे पाया कि बहुत सारे मांस का, जानवरों के सींगों का तस्करी हो रही है। तो कहा कि अब देखो ये इस न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में स्थित एकमात्र सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी सबसे बड़ा, सोन और कर्मनाशा नदी के बीच में स्थित है, सोन और रिवर कर्मनाशा। रिवर के बारे में आपको डिटेल पूरा देखना हो तो दिवस एकेडमिक जोन चैनल में हमने सारी नदियों के बारे में पूरी मैपिंग, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब कुछ करवाया है। आज तक में यूपीएससी ने 15 साल में 26 बार क्वेश्चन पूछे नदियों को लेके। तो कोई नदी है ना न्यूज में है उसको तुरंत देखो। तो आप जाइए दिवस एकेडमिक जोन प्लेलिस्ट में, आपको रिवर्स का सेगमेंट मिलेगा एनसीईआरटी का, वहां से आप इसे देख सकते हैं। ना मिले तो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। इट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। चौथा, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड हियर, प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ पे देखे गए हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आईएफएडी के बारे में देखते हैं। भारत वहां पे समिट हो रहा है, भारत वहां पे शामिल हुआ आईएफएडी के में। अब आईएफएडी को लेकर क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को लेकर डेवलपिंग कंट्री को मदद मिल सके, इनको लेकर फंड बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, यूएन की एक विशेष एजेंसी है। यूएन के बारे में 24 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पहले स्टेटमेंट में हम यहाँ पे आपने देख लिया। दूसरा, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएफएडी, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। लेकिन इसका मुख्यालय जो तीसरे स्टेटमेंट में है ना, न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि रोम में है। और रोम में किसका मुख्यालय है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, जिसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। 16 अगस्त को हम लोग मनाते हैं क्या? खाद्य दिवस। आई थिंक 16 अगस्त है, इनकरेक्ट हो तो आप लोग कमेंट कर देना। चौथा स्टेटमेंट है, इट फोकस ऑन द रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, गरीबी, ग्रामीण गरीबी को खत्म करने का प्रयास करते हैं। बात यहाँ पे करेक्ट है। 13124 करेक्ट हो जाएगा। 1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और 190 के आसपास इसमें देश मेंबर भी हैं। ठीक, चलिए 180 है, सॉरी 190 मैंने बोल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहाँ गया माउस? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे चेंचू ट्राइब को लेकर न्यूज में है। अब चेंचू ट्राइब क्यों न्यूज में आ गई, न्यूज में क्यों थी, ये मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हाँ, मद्रास की जो हाई कोर्ट है ना, उसका कुछ यहाँ पे डिसीजन आया था, जिस वजह से यहाँ पे चेंचू ट्राइब न्यूज में आ गया। तो डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि बहुत माइनर लेबर प्रोटेक्शन हो गई लोग, लेकिन की तो चेंचू ट्राइब न्यूज में आ गई। चेंचू ट्राइब कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और में रहती है। ठीक, अब चेंचू ट्राइब को क्लासिफाई किया जाता है पीबीटीजी के अंतर्गत। और ये स्थायी कृषि करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, दे आर क्लोजली एसोसिएट विद श्री शैलम टेम्पल, श्री शैलम टेम्पल से इनका गहरा संबंध है। चौथा, इनकी भाषा तेलुगु है। तो आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु भाषा है, ये करेक्ट है ना, कोई इसमें वो परंतु की बात नहीं है। अब ये पीबीटीजी क्या होती है? देखो, ट्राइबल की एक कैटेगरी होती है, जैसे ये ट्राइब है पूरा, उसके अंतर्गत एसटी आती है, शेड्यूल ट्राइब, उसके अंतर्गत पीबीटीजी आती है। मतलब ट्राइब उससे पिछड़ी, एसटी उससे पिछड़ी, पीबीटीजी। तो जब ट्राइब थी, ट्राइब में से जो पिछड़ापन, बहुत ज्यादा पिछड़ी ट्राइब थी, उनको कैसे एसटी में शामिल किया गया? तो लोकुर कमेटी बनाई गई। लोकुर कमेटी ने कहा कि ये फलाने फलाने ट्राइब बहुत ज्यादा पिछड़ी है, इनको आप शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दीजिए। सरकार ने कहा ठीक है, दे देते हैं। 8-9% के आसपास, इतने परसेंट के आसपास ट्राइब है भारत में, उनको रिजर्वेशन मिलता है, बहुत सारी चीजों के पात्र हैं। लेकिन बाद में ये देखा गया 1954 तक आते जाते कि ये ट्राइब बहुत ज्यादा कुछ पिछड़ी उनमें से। तो 75 ट्राइब को नोटिफाई किया, और ये बताया किसने? ढेबर कमीशन ने। ढेबर कमीशन ने कहा कि 75% जो ट्राइब, 75 जो ट्राइब हैं बहुत पिछड़ी हैं, उनमें से 13 ट्राइब तो खाली उड़ीसा में ही रहती हैं। इन ट्राइब को भाई कुछ अलग स्टेटस दो। तो फिर इन्हें देखा गया कि बहुत ज्यादा पुरानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्लैश एंड बर्न हो गई, मतलब जलाओ और फिर वहां पे खेती करो। तो इस सब टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, पिछड़ापन है, एजुकेशन नहीं है, तो उनको पीबीटीजी का स्टेटस दिया जाता है। तो यहाँ पे पीबीटीजी के बारे में यही पूछा गया है। अब जब पीबीटीजी है तो भाई स्थायी कृषि तो करेंगे नहीं है ना, इनका परमानेंट एग्रीकल्चर का सिस्टम तो होगा नहीं। तो 134 इनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, बार हेडेड गूस के बारे में। देखिए, बार हेडेड गूस का देखा गया है कि अभी जो मध्य एशिया में अभी क्या हुआ ना कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में तो आपने देखा होगा। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। इतने टाइप का फ्लाईवे दुनिया में, जैसे सेंट्रल अमेरिकन फ्लाईवे है, फिर अटलांटिक अमेरिकन फ्लाईवे है ना, ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे है, ब्लैक मेडिटेरियन फ्लाईवे है, वेस्ट एशियन फ्लाईवे है, और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। तो भारत के कुछ रीजन वेस्ट एशियन फ्लाईवे में भी आता है, और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है। तो ऐसा देखा गया कि कुछ यहाँ पे बार हेडेड गूस है यहाँ पे पाए गए हैं और यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो इसके लेके क्वेश्चन बना, विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला 25,000 फीट ऊंचाई तक उड़ लेता है भाई। दूसरा, इट ब्रीड इन हाई एल्टीट्यूड एंड लेक्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये हाई एल्टीट्यूड में मध्य एशिया में
प्रजनन करता है। आयुसीएन में संकटग्रस्त नहीं है, आयुसीएन में लीस्ट कंसर्न है, तो संकटग्रस्त नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है इसकी। तो संकटग्रस्त नहीं है, लीस्ट कंसर्न है, थोड़ी टेंशन लेनी है इसकी, ठीक है। इट माइग्रेट अक्रॉस द हिमालय, हिमालय को पार कर प्रवास करता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि माइग्रेशन करता है, 25,000 फीट उड़ रहा है हिमालय, तो उस हिमालय से भी ऊपर उड़ रहा है ये तो, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, 2 और 4 हो जाएगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। मेंटोरशिप के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉपी इवैल्यूएशन या किसी भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर से डिटेल मांग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।